हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस सब्जेक्ट का ब्रीफिंग बताया था, इंट्रोडक्शन, एसएससी जेई का सिलेबस और इसका सिलेबस क्या है, वेटेज कितनी है, सारी चीज़ें मैं इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन। इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन, ये पार्टिकुलर हमारा जो चैप्टर है ये हमारा लगभग 3 से 4 क्लासेज में पूरा होगा। तो इसका जो सिलेबस है, इस पार्टिकुलर चैप्टर का जो सिलेबस है वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, बाकी मैं यहाँ पर भी ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे एस्टिमेट्स होते हैं उनकी टाइप्स कितनी होती हैं। एस्टिमेट्स की टाइप्स देखेंगे और एस्टिमेट होता क्या है बेसिकली, और देखेंगे मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट, मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट और बिल्डिंग एस्टिमेशन। मैं आपको 2 मेथड्स पढ़ाऊँगा। वन इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल वॉल मेथड, individual wall method, and second one is called as center line method, center line method। individual wall method को कई बार हम लोग बोल देते हैं long wall and short wall method, long wall and short wall method भी बोल देते हैं, हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो टॉपिक हमारा होगा इस पार्टिकुलर यूनिट का, इस पार्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज टाइप्स ऑफ एरियाज। टाइप्स ऑफ एरियाज में मैं आपको बताऊंगा कि कारपेट एरिया है, फ्लोर एरिया है, प्लिंथ एरिया है, कोर्टयार्ड एरिया है, सच ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फोर्थ टॉपिक विल बी आवर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए आपका कंक्रीट वर्क है तो क्यूबिक मीटर है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। एग्जाम्पल सोलिंग है, ब्रिक वर्क है, आपकी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट है, फॉल सीलिंग है, ईच एंड एवरीथिंग की मेजरमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आवर लास्ट टॉपिक इस पार्टिकुलर चैप्टर में रहेगा, दैट इज़ रेट एनालिसिस। हम लोग जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी का जो शेड्यूल ऑफ रेट है, दैट इज़ दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, उसके हिसाब से हम लोग रेट एनालिसिस कैसे करवाते हैं। एंड अगर मैं रेलवेज की बात करता हूँ तो शेड्यूल 10 के अनुसार, शेड्यूल 10 के हिसाब से हम लोग कैसे रेट एनालिसिस करवाते हैं वो हमारा डिफाइन किया गया है यूएसएसओआर में, दैट इज़ यूनिफाइड स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स। और बाकी दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स में हमारी जनरल स्पेसिफिकेशंस आती हैं, और बाकी हमारा यूनिफाइड स्टेट्स शेड्यूल ऑफ रेट्स में हमारी रेलवेज की स्पेसिफिकेशंस आती हैं। हम लोग इस पार्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इस पार्टिकुलर चैप्टर को ब्रीफ करता हूं अभी आपको, तो टाइप ऑफ एस्टिमेट हम डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है, आइटम रेट एस्टिमेट है, डिटेल्ड एस्टिमेट है, सच एंड सच थिंग। तो हमारा टाइप ऑफ एस्टिमेट, बिल्डिंग एस्टिमेशन के हमारे मेथड्स, इंडिविजुअल वॉल मेथड। इस इंडिविजुअल वॉल मेथड को मैं कई बार सेपरेट वॉल मेथड भी बोल देता हूँ, सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड, और यू कैन से लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। और दूसरा हमारा सेंटर लाइन मेथड है। टाइप्स ऑफ एरियाज पढ़ेंगे, प्लिंथ एरिया है, कारपेट एरिया है, फ्लोर एरिया है, वेरेंडा है, आपका कोर्ट यार्ड एरिया है, सच ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिस्कस करेंगे एंड रेट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ये इस पार्टिकुलर चैप्टर का हमारा यही पार्टिकुलर आर्टिकल है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इस चैप्टर को मैं यूनिट 1 को मैं ख़त्म करूंगा लगभग 5 लेक्चर्स में। तो इस पार्टिकुलर लेक्चर में, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, सबके मैं न्यूमेरिकल समेत आपको मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एस्टिमेट्स। मैं अपना बोलूँगा तो हमारा एस्टिमेशन जो है, बेसिकली एस्टिमेट होता क्या है भाई, क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल्स निकालना, लेबर की क्वान्टिटी निकालना, एक्सपेंडिचर कितना होगा प्रोजेक्ट का ये निकालना, बेसिकली इसी को हम एस्टिमेट बोलते हैं। तो मेन पर्पज़ हमारा एस्टिमेट का क्या होता है, मेन पर्पज़ हमारा होता है कि भाई एक प्रोजेक्ट का जो प्रोबेबल कॉस्ट होता है उसको दे दे वो, है ना। हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, लेबर कितनी रिक्वायर्ड होगी, इन सब की कैलकुलेशन करके वो हमें दे दे, है ना। डिपार्टमेंटल की फॉर्मेलिटी जो भी है भाई, टेंडर भरने के लिए अर्नेस्ट मनी कितना जमा करवाना है, सिक्योरिटी मनी कितना जमा करवाना है ना, बैंक गारंटी कितना जमा करवाना है, सब चीज़ों के बारे में हमारा एक प्रकार से आइडिया दे देता है। और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हमारा किस प्रकार से, जैसे हम लोग CPM पार्ट में पढ़ते हैं, हमारा जो PPM कॉन्सेप्ट्स वाला टॉपिक होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं भी क्रिटिकल पाथ मेथड निकाला जाता है। तो
एक फ्लो चार्ट बनता है, माइलस्टोन चार्ट बनते हैं, भी कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने ड्यूरेशन में पूरा हो जाएगा, वो भी दे देता है। तो और हमारा एक बिल्डिंग की वैल्यूएशन करने में भी काम आ जाता है कि बिल्डिंग हम जो बना के दे रहे हैं उसका हमारा बेसिकली टोटल कॉस्ट, अगर कल को हमें वो बेचना हो, कल को हमें उसको खरीदना हो तो उसकी बिल्डिंग की वैल्यूएशन कितनी होगी, तो उसके बारे में भी आइडिया दे देता है। तो इसके मैं जनरल अगर तो हमारा मेन पर्पज ऑफ एस्टीमेट मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया आपका जनरल केस में प्रोबेबल कॉस्ट के बारे में देना, आइडिया देना, और आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लेबर रिक्वायर्ड देना, टू कंप्लीट डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज, टू प्रोवाइड द आइडिया अबाउट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और टू हेल्प इन वैल्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग। एक बात और है माय डियर स्टूडेंट्स, इस सभी डेटा को आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आप वीडियो को रोक के नोट कीजिए, वो आपकी हेडेक है ना, तो आप इसको साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। बाद में ये मत कहिएगा कि इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाइए या सच एंड सच थिंग्स, है ना। तो मैं इसका पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको नोट करने का, आप अपने वीडियो को पॉज करके इसका नोट कर सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है रफ एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट में हमारे होते हैं जनरली 3 प्रकार के एस्टिमेट हम बोल सकते हैं, लाइकवाइज प्रीलिमिनरी एस्टिमेट या एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट होता है। दूसरा हमारा होता है प्लेन थ्योरी एस्टिमेट। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो प्लेन थ्योरी एस्टिमेट ही हमारा बेसिकली जनरल प्रोजेक्ट्स में काम आता है, या फिर अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम लोग आइटम रेट एस्टिमेट या डिटेल्ड एस्टिमेट की बात कर लेते हैं। और तीसरा हमारा होता है रफ एस्टिमेट में क्यूबिक रेट एस्टिमेट, सभी के बारे में बताऊंगा। बाकी हमारे और भी एस्टिमेट होते हैं, लाइकवाइज डिटेल्ड एस्टिमेट है, रिवाइज्ड एस्टिमेट है, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट है, एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट एस्टिमेट है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी रेट एस्टिमेट है, एंड बिल्डिंग कॉस्ट एस्टिमेट है। हम लोग इन 8 के 8 एस्टिमेट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स हमारे हैं। नंबर 1 इज रफ एस्टिमेट, दैट इज प्रीलिमिनरी और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, इसमें 1 है। प्लेन थ्योरी एस्टिमेट है, क्यूबिक रेट एस्टिमेट है, डिटेल्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी रेट एस्टिमेट एंड बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स एस्टिमेट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन पहले 3 को। सबसे पहला हमारा है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। तो ये सबसे कम एक्यूरेट एस्टिमेट होता है, ये बात आप याद रखिएगा। इट इज़ लीस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट विच हैज़ ए वेरी हाई चांसेस ऑफ एरर, जिसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इस एस्टिमेट को हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के काम आता है। तो दिस एस्टिमेट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये एस्टिमेट प्रिपेयर कैसे किया जाता है? ये एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, उस प्रकार के वर्क का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज आप इस एस्टिमेट को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। एग्जांपल आपका, अगर आप बिल्डिंग इंजीनियर हो तो बिल्डिंग इंजीनियर का ही एस्टिमेट प्रिपेयर कर पाओगे, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आप रोड लाइन का एस्टिमेट नहीं बना पाओगे। तो दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क, है ना। इस एस्टिमेट में कोई भी डिटेल ड्राइंग या फिर स्पेसिफिकेशन, रेट ऑफ मटेरियल्स, BOQ दैट इज बिल ऑफ क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो दिस एस्टिमेट डज नॉट रिक्वायर्स एनी डिटेल्ड ड्राइंग, रेट ऑफ मटेरियल्स और स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, केवल आपको अपने एक रफ आइडिया के आधार पर, रफ एस्टिमेट एक्सपीरियंस के आधार पर आप इसको करवा सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, मान लीजिए आपको दीवार पे प्लास्टर करवाना है ना। तो भाई आपको पता है कि आप अगर बिल्डिंग इंजीनियर, तो एक नॉर्मल मिस्त्री या फिर नॉर्मल जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका कंप्लीट प्लास्टर करके दे देता है। पहला कोट मतलब इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, एक 6 के मसाला में हो, एक 5 के मसाले में हो, एक 4 के मसाले में हो, वो कंप्लीट आपको फिनिशिंग करके दे देता है। तो इस प्रकार से आपको एस्टिमेट बनाना पड़ता है। एक बात और है, जब भी आप एस्टिमेट बनाओगे तो उसमें लगभग 5% आप कॉस्ट कंटिंजेंसीज के नाम का ऐड कर लेते हैं। अब कंटिंजेंसी होती क्या है? भाई आपने बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग बनाने के बाद उसकी सफाई करवानी है। अब सफाई करवाने में उस टाइम पे लेबर 200 रुपये पर लेबर हो या 150 रुपये पर लेबर हो, पर डे, पर मंथ, सॉरी पर मैन, पर मंथ, पर डे हो, तो वो कोई भी रेट हो सकता है। सफाई करवाना है, गार्डनिंग करवाना है। अब मान लीजिए आप पेंट करवा रहे हैं, पेंट करवाने में नीचे धब्बे गिर गए, है ना, तो उसको सफाई करवाना। तो ये सारी चीज़ें कहीं पर काउंट नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों को बोला जाता है कंटिंजेंसीज। तो कंटिंजेंसीज के नाम से हम लोग टोटल कॉस्ट जितना भी हमारा निकलेगा उसका 5% हम लोग ऐड कर लेते हैं, है ना। तो अबाउट 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसी होती क्या है? कंटिंजेंसीज वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग किसी कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे कम आपका एक्यूरेट एस्टिमेट होता है। सो
इसके बारे में हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई में या फिर स्टेट एई में, स्टेट जेई में, है ना। तो हम लोग दूसरा एस्टीमेट की बात कर रहे हैं, दैट इज प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, है ना। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट सबसे आपका यू कैन से एक्यूरेट तो नहीं होता है तो रफ एस्टीमेट ही, लेकिन फिर भी हम लोग बिल्डिंग के मामले में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग इस पार्टिकुलर एस्टीमेट को ही डिस्कस करेंगे, है ना। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट बेसिकली प्लिंथ एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है। अब ये प्लिंथ एरिया होता क्या है ना। अब प्लिंथ एरिया बेसिकली जनरल केस में अगर मैं बोलूँ कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग होता है। जो भी हमारा कवर्ड एरिया होगा प्लिंथ लेवल पर। अब प्लिंथ लेवल क्या होता है? प्लिंथ लेवल केवल एक्सटीरियर डायमेंशंस के आधार पर हमारा निकाला जाता है ना। बाहर के टोटल डायमेंशंस में निकाल दूंगा, उसके बेस के ऊपर हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन प्लिंथ एरिया में हम लोग कभी भी कोर्ट यार्ड एरिया एस्टिमेट में हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करवाते हैं, है ना। तो अभी सारी चीज़ें देखते हैं कैसे, है ना। प्लिंथ एरिया बेसिकली क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। प्लिंथ एरिया इंक्लूड्स द कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग एट प्लिंथ लेवल। अब प्लिंथ लेवल कहाँ पर होता है? एक्सटीरियर डायमेंशन, जो भी हमारे कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटीरियर डायमेंशंस। ये एस्टिमेट एक्यूरेट तो है एज कंपेयर टू द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट या यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, बट इसकी एक्यूरेसी वैसे भी कम होती है। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हमें डिटेल्ड एस्टिमेट पे जाना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे निकलता है? जितना भी हमारा प्लिंथ एरिया होगा और जो भी हमारा रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा पर मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा एक बहुत ही फुल फ्लेज वे की कंस्ट्रक्शन होगी तो 13,000 रुपये से लेकर के रुपीज़ 13,000 से लेकर के और 15,000 रुपये कंस्ट्रक्शन का अगर आप रेट दे देते हैं पर मीटर स्क्वायर का, तो आपकी बिल्डिंग फुल फ्लेज वे में तैयार होकर चली जाती है। एग्जांपल एसीपी क्लेडिंग है, एचपीएल क्लेडिंग है, वुडन वर्क है, फ्लोर फिनिशिंग है, टाइल वर्क है, ग्रेनाइट वर्क है, स्टेनलेस स्टील का वर्क, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड हो जाता है लगभग इस रेंज में, है ना। उसके हिसाब से हमारा टेंडर छूटता है। तो अगर मैं जनरल बात बोलता हूँ प्लिंथ एरिया की, देख रहे हैं यहाँ पे मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हमारा 2 सुपर स्ट्रक्चर है, ये हमारा प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल के ऊपर हमारा फ्लोर लेवल होता है ना। कोर्ट यार्ड एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये बात आपको याद रखना है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में, है ना। वॉल की थिकनेस हो गई, रूम का एरिया हो गया, वेरेंडा का एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट एसएससी जेईई में क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। वेरेंडा एरिया इसमें इंक्लूड होता है कि नहीं होता? एसएससी जेईई में कई बार पूछा जा चुका है। हाँ, वेरेंडा एरिया आपका इंक्लूड होगा प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में, लेकिन कोर्ट यार्ड एरिया इंक्लूड नहीं होगा आपका इसमें प्लिंथ एरिया में, है ना। और ये हमारा इंक्लूड होगा। दोनों बातें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है ना। और दूसरी चीज़, जब हमारा प्लिंथ एरिया एस्टीमेट बनाया जाता है तो उस टाइम पर हम लोग थोड़ा बहुत मिसलेनियस चार्जेस लाइक वाइज कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है, कंटिजेंसी चार्जेस है, टेलीफोन चार्जेस है, अब पानी अब लेबर काम कर रही है ना। अब ये तो है नहीं कि उससे आप पानी का पैसा भी लोगे, है ना। तो पानी का पैसा लेकिन आपको तो देना पड़ेगा ना। तो पानी का पैसा है, टेलीफोन का पैसा है ना। भाई आपकी गाड़ी व्हीकल चल रहे हैं, वैसे तो व्हीकल का अलग से कॉस्ट दिया जाता है, व्हीकल की अलग से स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए व्हीकल जो है आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा चल जाता है तो उस चीज़ों को ये कहीं पर भी हमारा ये लिखा नहीं जाता है, वो सारी चीज़ें कंटिजेंसीज की फॉर्म में ऐड हो जाती हैं। तो हम लोग लगभग 5% चार्ज ऑलवेज एड मिसलेनियस चार्जेज एट लास्ट। मिसलेनियस चार्जेज में हमारा और भी हो सकता है, लाइक वाइज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है या फिर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, मिसलेनियस चार्जेज, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। अब एग्जांपल दूँ मैं आपको, आपने फिनिशिंग करवा के दी, आपने फिनिशिंग करवाने का रेट मान लीजिए कम ले लिया, लेट अस सपोज दैट आपने प्लिंथ एरिया पर मीटर स्क्वायर का टेंडर जो लिया वो आपने 4,000 पर मीटर स्क्वायर ले लिया, लेकिन उसमें नीचे आपने मार्क करवा दिया मैं इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग में नहीं करके दूंगा, मैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की फिटिंग में नहीं करके दूंगा, तो उनका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज के लिए हम लोगों को अदर मिसलेनियस चार्जेज को हमें बाद में ऐड किया जाता है। अभी आपको न्यूमेरिकल से ये समझ में आ जाएगा। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है, कैलकुलेटेड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 1500 मीटर स्क्वायर एंड पर स्क्वायर मीटर रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा है 2,000 रुपये। टोटल कॉस्ट में हम लोगों को 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी ऐड करना है ना। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी फार्मूला बताया, दैट इज प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मीटर स्क्वायर है ना। प्लिंथ एरिया हमारा है 1500 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 2,000 रुपये, है ना। तो हमारा टोटल रेट हो गया रुपीज़ आपका 30 और ये जो भी है ना 30 लाख रुपए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था,
आपके जो मिसेलेनियस चार्जेज होंगे, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट वगैरह होगा, ईच एंड एवरीथिंग सबसे लास्ट में ऐड किया जाएगा, टोटल कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना हुआ हमारा, तो अगर मैं बात करता हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी इक्वल टू, जो हमारी टोटल कॉस्ट निकली है उसमें हम लोगों को जितना बोला गया है, अब उसने कितना बोला है 10% बोला है, तो 10% हमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करना है ना। वो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में वो सब चीज़ें दे देगा, कॉन्टिजेंसी चार्जेस सब इंक्लूड हो जाएंगी। तो 10% का मतलब क्या है, इसमें मैं 10% ऐड कर दूँ तो 10 डिवाइडेड बाई 100, तो यू कैन से आपका 1/10 है। ये मेरे को ऐड करना है किस में, 100% में। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, मैंने 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का 10% तो ये जोड़ दिया, और ओरिजिनल 30 लाख रुपए फिर जोड़ दिए। ओरिजिनल तो 30 लाख रुपए थे ही ना, तो हमारा टोटल हो गया दैट इज 33 लाख रुपीज़, 33 लाख रुपीज़ ओनली। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट हमारा 33 लाख रुपए होगा। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, आपको पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ ए बिल्डिंग इंक्लूडिंग 15% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज एंड 7% मिसलेनियस चार्जेज फॉर प्लिंथ एरिया ऑफ 2000 मीटर स्क्वायर एंड रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है 3800 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है भाई, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमारा कितना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमारा आएगा 2000 मीटर स्क्वायर एरिया और 3800 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा हो गया 76 लाख रुपीज़, 76 लाख रुपीज़। लेकिन आप देख रहे हैं क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के 15% अलग से चार्ज हैं और 7% मिसलेनियस चार्जेस हैं। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना आएगा, देखिए ध्यान से, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 100% तो हमारा ये अमाउंट हो गया, 15% इसके नाम का बढ़ाना है इलेक्ट्रिसिटी के नाम का, और 7% मिसलेनियस चार्जेस बनाना है। तो 7% का मतलब 1.07 बढ़ा दिया, और 15% का मतलब 1.15 कर दिया, एंड 76 लाख का, 76 लाख का मैंने बढ़ा दिया लगभग 15% एक जगह और 7% एक जगह। तो मेरा जो टोटल वैल्यू आई है वो हमारी टोटल वैल्यू आई है दैट इज़ 93,51,800 रुपीज़ ओनली, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्लिंथ एरिया के न्यूमेरिकल भी हमने देख लिए। अब आगे चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स पे, नोट कर लीजिए इसको, हम लोग दूसरे एस्टिमेट्स पे चलते हैं। आइए, हमारा नेक्स्ट है क्यूबिक रेट एस्टिमेट। अब ये क्यूबिक रेट एस्टिमेट बेसिकली क्यूबिक कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग पे डिपेंड रहता है। अब क्यूबिक कंटेंट कैसे निकाला जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है भाई, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मैं आपको सिखा चुका हूँ, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कहाँ से, फ्लोर लेवल से। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर मेरी बिल्डिंग की जो रूफ है वो अगर फ्लैट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर बिल्डिंग की मेरी रूफ स्लोपिंग है लाइकवाइज इन हिली एरियाज, तो मेरे को हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालने में थोड़ी सी परेशानी सामना करना पड़ सकता है। तो फ्लैट रूफ सिस्टम के लिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो टॉप ऑफ कंक्रीट से लेकर के टॉप ऑफ द रूफ तक लिया जाता है, रूफ स्लैब तक लिया जाता है। लेकिन स्लोपिंग के केस में हम लोगों को जो हमारा राइज होता है, जो हमारा क्रेस्ट होती है, टॉप पॉइंट जो होता है, टॉप पॉइंट से एक हाइट ले लीजिए और एक बॉटम पॉइंट की हाइट ले लीजिए, दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ इस प्रकार से, अगर मेरी बिल्डिंग की रूफ इस प्रकार से है, तो जो ये क्रेस्ट पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, यहाँ से हमारा जो फ्लोर लेवल होगा, एक हाइट ये ले लीजिए, लेट अस सपोज दैट दिस इज H1 एंड दिस इज H2, यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज H2। तो हमारे पास जो टोटल 3 एवरेज हाइट और H1 प्लस H2 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एवरेज तो लेना है, या फिर आप ये काम कर लीजिए H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, आपकी इच्छा है। तो स्लोपिंग के केस में इस प्रकार से देखना है, और फ्लैट सिस्टम अगर होगा तो हमारी एक एवरेज हाइट आ ही जाएगी। तो इन द केस ऑफ स्लोपिंग रूफ एवरेज हाइट इज द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर की जाती है। जो भी मिनिमम होगी और जो मैक्सिमम होगा, दोनों का एवरेज वैल्यू निकाल लिया जाएगा। तो क्यूबिक कंटेंट कैसे निकाला जाएगा, देखिए, दिस एस्टिमेट इज बेस्ड अपॉन द क्यूबिक कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। फ्लैट रूफ सिस्टम के लिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज टेकन फ्रॉम टॉप ऑफ कंक्रीट से लेकर के टॉप ऑफ रूफ स्लैब, और इन द केस ऑफ स्लोपिंग रूफ एवरेज हाइट बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज कंसिडर्ड।
क्यूबिक कंटेंट कैसे निकालना है, प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, जो भी हमारा क्यूबिक कंटेंट होगा मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मीटर क्यूब का रेट आपको कॉन्ट्रैक्टर एज ए भरना पड़ेगा टेंडर में, तब जाकर के आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। ये मेथड बेसिकली मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स की एस्टिमेशन करने के काम आता है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एसएससी जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, विच मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट और यू कैन से क्यूबिक रेट एस्टिमेट। ये मेथड आपका ज़्यादा एक्यूरेट है किससे, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से। क्यों भाई, सीधी सी बात है, अगर आप 2 डायमेंशन लोगे तो 2 डायमेंशन में एवरेज निकालोगे तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी एज कंपेयर टू 3 डायमेंशन का एवरेज। तो आप बात बोल सकते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के काम आता है। तो दिस मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर एस्टिमेट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट देन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। अब मैं अगर ये हाइट ऑफ स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरा पीसीसी है फ्लैट रूफ सिस्टम में, ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। तो पीसीसी जहाँ पर हमारी खत्म हो गई वहाँ से हम लोगों को स्लैब तक की टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर ली जाएगी। और इस पार्टिकुलर केस में अगर मैं बात बोलता हूँ, इस पार्टिकुलर केस में अगर मैं बात बोलता हूँ, ये हमारी फुटिंग्स हैं, ये हमारी स्लोपिंग रूफ है। तो फुटिंग का जो प्लिंथ लेवल होगा, प्लिंथ लेवल से जो हमारी टॉप हाइट होगी H2 हो जाएगी, ये H1 हो जाएगी, दोनों का एवरेज हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। और उस हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर टू गेट द क्यूबिक कंटेंट एंड इफ, और जब हमारा क्यूबिक कंटेंट हमें मिल जाएगा तो हम लोगों को टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इस पार्टिकुलर मेथड में क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आपको ये याद रखना है एडिशनल चार्जेस इसमें ऐड नहीं होंगे। कंटिजेंसीज के नाम के, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के नाम का ईच एंड एवरीथिंग जब तक वो मेंशन नहीं करता है तो आपका ऐड नहीं होगा। अगर वो मेंशन किए हुए तो ऐड करना पड़ेगा आपको, लेकिन हम लोगों को अपने पास से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। नंबर दूसरा हमारा है डिटेल्ड एस्टिमेट और आइटम रेट एस्टिमेट। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एस्टिमेट यही होता है। नंबर दूसरा हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट या आइटम रेट एस्टिमेट होता है। ये एस्टिमेट बहुत ही एक्यूरेट एस्टिमेट होता है ना। इस एस्टिमेट को हम लोग उस प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, है ना, जहाँ पर हमें बाद में कोई भी झोल झाल नहीं झेलनी है, ठीक है ना। तो ये एस्टिमेट प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ड्राइंग के आधार पर स्पेसिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल होगा, है ना। बीओक्यू में जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ होता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ में जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस होंगी उसके आधार पर आपकी पेमेंट की जाती है ना। अब इस पार्टिकुलर आइटम रेट एस्टिमेट में आपके जो वर्क है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला, दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इनटू बिल्कुल बेसिकली 2 पार्ट्स। तो पहला पार्ट तो वो है डिटेल्ड कैलकुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ एस्टिमेट, जो भी आपकी डिटेल्ड कैलकुलेशन होगी उनके अंदर। दूसरा पार्ट आपका ब्रीफ रिकॉर्ड, आपका जब लास्ट में हम लोगों को रिकॉन्साइल करना पड़ता है मटेरियल उसके लिए, है ना। 3 से 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इसमें कंटिजेंसीज की फॉर्म में ऐड कर दी जाती हैं, है ना। तो मैं आपको बीओक्यू आपको दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर एस्टिमेट के बारे में देख लीजिए। इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल एस्टिमेट हैविंग लीस्ट चांसेज ऑफ एरर्स। दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिटेल्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन होता है बीओक्यू में, ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन होगा किसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। अगर उस क्वांटिटी से हमारा मान लीजिए वो पार्टिकुलर मटेरियल, लेट अस सपोज दैट कंक्रीट है ना, कंक्रीट में मान लीजिए M30 ग्रेड है, M30 ग्रेड का बीओक्यू में रेट दे रखा है 7,000 रुपये पर M3, लेट अस सपोज कोई एग्जाम्पल है ये, है ना। लेकिन आपका साइट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर कंक्रीट लग गया मान लीजिए लेट अस सपोज दैट 7200 M3, है ना, या फिर उसकी क्वांटिटी थी लेट अस सपोज 1 लाख मीटर क्यूब थी, रेट था 7,000 रुपये, है ना। अब हमारा क्या नाम है 2 साल हो गए प्रोजेक्ट को, अब हमारी क्वांटिटी लगी मान लीजिए 1,05,000 M3, लेकिन रेट तो हम वो नहीं देंगे, रेट तो हमें वेरिएशन करवाना पड़ेगा, है ना, एस्केलेशन तो करवाना पड़ेगा, चेंज तो करवाना पड़ेगा, है ना। तो जब भी हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारी क्वांटिटी खत्म हो जाती है तो हम लोगों को वेरिएशन लेना पड़ता है ना, उस क्वांटिटी के लिए, और हो सकता है उसका रेट भी हमें चेंज करवाना पड़े। रेट के लिए अलग से बिल दिया जाता है, दैट इज प्राइस वेरिएशन क्लोज बिल, या फिर यू कैन से प्राइस एस्केलेशन बिल। प्राइस एस्केलेशन बिल या प्राइस वेरिएशन क्लोज बिल के लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट्स फॉलो करने पड़ते हैं। सर्टिफिकेट्स होते हैं आपका पीवीसी बिल के लिए जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन सर्टिफिकेट्स को मैं बोलता हूँ आईपीसी। डियर, ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड नहीं है, ये आपका है इंटरिम पेमेंट क्लोजेस। अब इंटरिम पेमेंट क्लोजेस क्या होते हैं, ये आपको मैं जब कभी पीवीसी बिल की एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सब इंटरिम पेमेंट क्लोजेस को सब लोगों को मैं आपको दिखाऊंगा। इस पूरे
रेट एस्टिमेट में पूरे वर्क को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, इंटू सब हेड्स, इंटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट कंटेन्स डिटेल्ड कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस ऑफ द एस्टिमेट. सेकंड पार्ट कंटेन्स ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट एस्टिमेट. 3 से 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ द कंटिजेंसीज. ये हमारा है, दैट इज बिल ऑफ क्वांटिटीज. सिविल के लिए बिल ऑफ क्वांटिटीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ. बिल ऑफ क्वांटिटीज इस प्रकार से आपका दिया जाता है. लेट अस सपोज दैट अर्थवर्क इन फिलिंग, ये आइटम रेट दे है ना. तो अर्थवर्क इन फिलिंग क्वांटिटी उसने दे दी 1000 m3, मतलब मैं इतनी ही क्वांटिटी तक अर्थवर्क करवा सकता हूं फिलिंग के लिए. लेकिन इसके बाद अगर मुझे चाहिए तो मुझे वेरिएशन लेना पड़ेगा क्यूबिक मीटर में. 1 क्यूबिक मीटर का रेट फिलिंग का है, रेट मेरा 321 रुपये है ना. तो टोटल रेट भी उसने डिफाइन कर दिया. इस प्रकार से अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन है ना, सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं आपके बीओक्यू में, है ना. बीओक्यू के अलावा इस पर्टिकुलर जो भी हमारे रेलवे के आइटम्स होते हैं, ये अब बिल्डिंग आइटम देखिएगा. बिल्डिंग आइटम में इसने दे रखा है कि हमारा टाइप 1 टाइप 2 होगा किसी प्रोजेक्ट का, ये बीओक्यू है, मैंने ऐसे उठा लिया है ना. तो टाइप 1 टाइप 2 3 का इनका देखिएगा, इसने आइटम रेट पे नहीं दे रखा है, इसने प्लिंथ एरिया एस्टिमेट पे दे रखा है ना. 6000 रुपये, सॉरी 6000 की क्वांटिटी स्क्वायर मीटर के हिसाब से, एक स्क्वायर मीटर का रेट मेरा 18,402 रुपये टोटल उसने, ये हमारा प्लिंथ एरिया का उसने रेट दे दिया है ना. इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ मिसलेनियस आइटम्स जो हमारे डीएसआर में कवर नहीं हुए, वो यूएसएसआर में कवर हुए, दैट इज यूनिफाइड स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स में. एग्जांपल है सप्लाइंग एंड फिलिंग सैंड इन प्लिंथ एंड अंडर रूफ बिल्डिंग्स, वाटरिंग, रेमिंग, कंसोलिडेटिंग, ड्रेसिंग. कंप्लीट का रेट दे दिया उसने क्यूबिक मीटर के हिसाब से. 740 क्वांटिटी दी 761 रुपये के हिसाब से. अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अगर मेरी क्वांटिटी लेट अस सपोज दैट इसकी बजाय मेरी क्वांटिटी कंज्यूम हो गई प्रोजेक्ट पे 750, तो मुझे 10 m3 कंक्रीट के लिए, क्योंकि 10 m3 कंक्रीट मेरा, 10 m3 ये पार्टिकुलर सेंड जो है ये हमारी सैप के अंदर नहीं चढ़ी हुई है. दैट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर होता है एसएपी, और यू कैन से साइट वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसमें तो केवल 740 चढ़ी हुई ना, उसके बाद मैं बिलिंग ले ही नहीं पाऊंगा. तो 10 रिमेनिंग 10 m3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेरिएशन लेना पड़ेगा. अब वेरिएशन में भी मेरा रेट चेंज हो सकता है. भाई अगर मेरा प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना हो चुका है और मेरा अभी मुझे वेरिएशन लेना पड़ा है तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, है ना. तो मेरे इसमें कुछ एस्केलेशन करवाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को सारे कागज़ को खंगालना पड़ेगा, है ना. इस प्रकार से हमारा ये होता है डिटेल्ड एस्टिमेट. नंबर तीसरा हमारा है रिवाइज्ड एस्टिमेट. अब ये बेसिकली कब काम आएगा रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये एस्टिमेट बेसिकली तब काम आता है जब हमारा कोई भी चीज़ें रिवीजन में आई. एग्जांपल मान लीजिए मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लेट अस सपोज दैट 400 करोड़ रुपए है. एग्जांपल है ये बस केवल 400 करोड़ रुपए है जब हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था उस टाइम की बात है. अब अगर बाय द वे मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 400 का पहले 5% निकाल लो, 400 गुना 5% निकालो तो मेरा वैल्यू आ गई 20 करोड़ रुपए, है ना, आ गया ना. अब अगर मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट 420 करोड़ से एक्सीड कर जाता है उस टाइम पर मेरे को एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ेगा. तो पहली कंडीशन क्या होगी, अगर मेरी सैंक्शनड कॉस्ट जो है वो एक्सीड्स बाई 5% उस टाइम पर. दूसरा, एक्सपेंडिचर एंड मटेरियल का डेविएशन 10% से एक्सीड कर गया तब. अब ये बात क्या है, ये तो समझ में आया ही नहीं. अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कोई भी चीज़ मैंने 1000 m3 शुरू में सैंक्शन करवा रखी थी, अब उसका जो वेरिएशन हुआ लेट अस सपोज दैट वो हो गया 1320 m3, तो ऑब्वियस बात है ये तो मेरा 32% ज़्यादा चला गया, 32% ज़्यादा चला गया. तो इस टाइम पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट को पूरे को रिवाइज करवाना पड़ेगा. लेट अस सपोज दैट मेरा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में मैंने पहले काम करवा रखा था, मेरी चीज़ें एक्सीड कर गई हैं, तो हो सकता है मैं उसको कॉन्ट्रैक्टर को मैं आइटम रेट पे दूं या प्लिंथ एरिया पे दूं, वो सब डिस्कस हो जाती हैं, है ना. तो एक्सपेंडिचर एंड मटेरियल का डेविएशन जो है वो 10% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने आपको 20% बोल दिया, 10% से ज़्यादा एक्सीड कर दिया जाता है तब आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट करवाया जाता है ना. और इसकी कंपैरेटिव रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें आपका रीजन ऑफ डेविएशन मेंशन होता है. एग्जांपल, अभी रीजन क्या हो सकते हैं, एग्जांपल देता हूँ आपको. देखिए अभी फिलहाल में कोविड-19 की सिचुएशन चली हुई थी, है ना. कोविड-19 की सिचुएशन चली हुई थी, सारी लेबर अपनी बिहार घर पर नहीं जा पाई. बिहार में या झारखंड से जो लेबर थी वो घर पर नहीं जा पाई, वो फंस गई, वो लॉकडाउन में फंस गए. अब उनका तो पैसा देना पड़ेगा ना, बैठा के आपको पैसा देना पड़ेगा. या फिर कोई मटेरियल आपने स्टील आज परचेज कर लिया, किस डर से कहीं आगे स्टील का रेट बढ़ ना जाए, आपने ये केवल प्रोबेबिलिटी थी कि रेट बढ़ गया लेकिन बाय द वे रेट घट गया तो आपको तो नुकसान हो गया,
है ना। अब मटेरियल का डेविएशन क्या बोल रहा है, एक इसकी कंपैरेटिव रिपोर्ट बनानी पड़ती है जिसमें रीजन ऑफ डेविएशन दिया जाता है। रीजन ऑफ डेविएशन इसमें आप दे सकते हैं कि भाई हमारी क्या नाम है प्लानिंग ये थी, एग्जीक्यूशन के दौरान ये प्लानिंग हमारी सक्सेस नहीं हो पाई। या फिर दूसरा एक रीजन देता हूँ आपको, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रीजन है, दैट इज एनडीटी लगना, दैट इज सॉरी एनजीटी लगना, माई मिस्टेक। दैट इज आपका जो भी आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, जिसके कारण एग्जाम्पल अभी फिलहाल में आपका AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में या फिर हरियाणा में इंक्रीज हो रखा है, हर रोज़ मिलता है 238, 240, 250 के आसपास। 100 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, अगर फ्रेश एयर है तो 100 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। या फिर एनजीटी लग गया, इसके कारण कंस्ट्रक्शन बंद हो गई। 7 दिन के लिए लेबर को घर पे भी नहीं भेज सकते हैं, लेकिन 7 दिन उनको बैठा के देना पड़ेगा, तो एनजीटी वगैरह लग गया। तो ये डेविएशन का एक रीजन हो गया ना। हैवी रेन हो गया, लगातार 20 दिन 25 दिन रेन हो गई, हैवी रेन हो गई, कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया। अब ऑब्वियस बात है, प्रोजेक्ट अगर डिले होगा तो हमारा कॉस्ट हमारा बढ़ेगा प्रोजेक्ट का, और कॉस्ट अगर बढ़ेगा, अगर वो 10% से ज़्यादा बढ़ जाता है, सैंक्शन कॉस्ट 5% से ज़्यादा बढ़ जाती है और मेटल का डेविएशन 10% से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोगों को एस्टिमेट को रिवाइज करवाना पड़ता है, और उसमें उस जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनेगी उसमें रीजन ऑफ डेविएशन हमें मेंशन करना पड़ता है। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, बेसिकली ये डिटेल्ड एस्टिमेट होता है जो कि 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एनुअली, AMC चार्जेस देता है ये, है ना। एनुअल मेंटेनेंस एंड आपकी जो कॉस्टिंग होती है आपकी, उसका चार्जेस दिया जाता है ना। जिस ईयर में मेंटेनेंस करवाई जाती है वहाँ तक का टोटल पैसा आपका बैक ईयर्स का सब पैसा 1.5% के हिसाब से मिल जाता है ना। बाकी ये कोई खास एस्टिमेट नहीं है, देखिएगा ध्यान से। A detailed estimate which includes 1.5% of the total cost of the project in the form of repairing and maintenance annually, है ना। अब the year in which maintenance is done, जिस ईयर में मेंटेनेंस करवाई जाएगी वहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ द मनी लिया जाएगा, किससे, क्लाइंट से, कॉन्ट्रैक्ट से, जिसने भी टेंडर ले रखा है। एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग 2015 में बनी, 2020 तक उसको 0% मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, 5 साल हो गए, 2020 में मेंटेनेंस की ज़रूरत आ गई। लेट अस सपोज दैट प्रोजेक्ट मेरा फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का था, 10 करोड़ का 1.5% निकाल लो, या फिर मान लो 10 लाख का ही ले लो। 10 लाख का 1.5% हुआ मेरा 15,000 रुपये, है ना। 15,000 रुपये आपको 1 साल मेंटेनेंस का देना पड़ेगा, लेकिन 2020 तक कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं थी, 5 साल हो गए, तो अब आपसे जो कॉन्ट्रैक्टर होगा 75,000 रुपये लेगा, है ना। वो उस काम को, उस मेंटेनेंस को 10,000 में करे, 20,000 में करे, 5 लाख में करे, आपसे वो कितना लेगा, 75,000 रुपये लेगा। तो इस प्रकार के एस्टिमेट जब चीज़ें हैंडओवर हो जाती हैं तब दिया जाता है ना। नेक्स्ट एस्टिमेट इज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में कोई भी आइटम नया इंक्लूड करवाना है ओरिजिनल वर्क के साथ, हम लोग सप्लीमेंट्री एस्टिमेट दे देते हैं। एग्जाम्पल, जब मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम पर पेवर ब्लॉक्स का एंड कर्ब स्टोन्स का काम इंक्लूड नहीं था हमारे BOQ में, लेकिन हमें ये काम करवाना पड़ गया, फुटपाथ बनाने पड़ गए, गार्डनिंग करनी पड़ गई, तो इन चीज़ों को एस्टिमेट को, इन चीज़ों को ऐड करवाना पड़ेगा। इन चीज़ों के लिए आइटम पास होता है, उस आइटम को बोलते हैं NNS आइटम, दैट इज़ न्यू नॉन शेड्यूल्ड आइटम, जो BOQ में नहीं है उस आइटम। और BOQ भी 2 चीज़ें देखिए ध्यान से, BOQ बनाया जाता है DSR के हिसाब से और इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। जो इसमें एप्लीकेबल हैं वो डायरेक्ट आइटम दिए जाते हैं, उन आइटम के नंबर दिए जाते हैं। एग्जांपल 2005 नंबर है कंक्रीट का, एग्जांपल 7A आइटम है बिल्डिंग का, ये एग्जांपल है बस, 6002 आइटम है बिल्डिंग का। लेकिन अगर जो आइटम DSR में और इंडियन स्टैंडर्ड्स में भी नहीं है, है ना, USSR में है, तो उनके लिए NS आइटम दिए जाते हैं, लेकिन वो BOQ में ही इंक्लूड होते हैं, दैट इज नॉन शेड्यूल्ड आइटम दिए जाते हैं। अब कुछ आइटम जो आपके साइट पर एग्जीक्यूट करते हुए आपको याद आ गई, तो उनके लिए पास होता है NNS आइटम, दैट इज न्यू नॉन शेड्यूल्ड आइटम, तो उसके लिए पास किया जाता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। आपका 6th एस्टिमेट इज एक्सटेंशन एस्टिमेट। यह आपका एडिशनल वर्क होता है कंप्लीशन ऑफ द ओरिजिनल वर्क। एग्जाम्पल, मैं रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत बना रहा था, उसमें पहले 8 शॉप इंक्लूड थी। बाद में पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद प्रोडक्शन के दौरान मुझे महसूस हुआ एज ए, मान लीजिए लेट अस सपोज दैट कोई भी कंपनी का जो CWM है, दैट इज चीफ वर्क्स मैनेजर है, उसको महसूस हुआ कि 2 शॉप और आनी चाहिए, है ना। कंप्लीट हुआ ही था प्रोजेक्ट का DLP चल रहा था, दैट इज डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड या डिफेक्ट नोटिफिकेशन पीरियड चल रहा था। उस टाइम पर CWM ने ऑर्डर दिया
किसी भी अपने क्लाइंट को, जो भी उसका जिसने बनाया था वो, कि भी हमें 2 शॉप और चाहिए, तो उसके लिए एक नया आइटम, नया एस्टिमेट देना पड़ेगा। दैट पर्टिकुलर एस्टिमेट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन एस्टिमेट। दिस एस्टिमेट इंक्लूड्स एडिशनल वर्क आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओरिजिनल वर्क। या फिर हम लोगों को कोई एडिशनल वर्क अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान भी ऐड करना है तो भी हम एक्सटेंशन एस्टिमेट दे सकते हैं। अब आप ये को डाउट आएगा कि सर एक्सटेंशन एस्टिमेट या सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में फ़र्क क्या हुआ? फिर अगर वो एडिशनल वर्कों में ऐड करवा रहे हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो उसमें फ़र्क क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है। एक्सटेंशन एस्टिमेट तब दिया जाता है जब आपका एडिशनल वर्क जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के 10% वर्क से ज़्यादा है, 10% कॉस्ट से ज़्यादा है। एग्जाम्पल, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आप कोई आइटम ऐड करवाना चाहते हैं 50 करोड़ का और, तो आपको एक्सटेंशन एस्टिमेट देना पड़ेगा। आप कोई आइटम ऐड करवाना चाहते हैं 2 करोड़ का और बस केवल, तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट देना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट आइटम इज और हमारा अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी रेट एस्टिमेट। हाथ दुखने लगे। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी रेट एस्टिमेट, इसमें होता क्या बेसिकली, लेंथ ऑफ द वॉल फाउंड कर ली जाती है और उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है रेट पर मीटर ऑफ द वॉल के हिसाब से, जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट दे देता है। केवल ये वॉल वगैरह के लिए काम आता है, स्लैब वगैरह में मतलब कहने का स्क्वायर मीटर में काम नहीं आएगा। इसके लिए पूरे स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांटा जाता है। फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ, प्लिंथ तक एक रेट लिया जाएगा, फाउंडेशन से लेकर के प्लिंथ तक एक रेट लिया जाएगा, और सुपर स्ट्रक्चर का एक रेट लिया जाएगा। BCI एस्टिमेट, दैट इज बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स एस्टिमेट। बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स एस्टिमेट बेसिकली आपका चेंज जो होते हैं बिल्डिंग में, मान लीजिए बिल्डिंग का कॉस्ट था, मान लीजिए लेटेस्ट सपोज 100 करोड़, उसमें चेंज कितना हुआ, मान लीजिए 10% उसमें चेंज हो गया, फाइनल जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया उसके बाद की बात बोल रहा हूँ। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 150 करोड़ का लास्ट तक आते आते हो गया, मतलब 50% ज़्यादा चेंजेज हो गए। तो वो चेंजेज को कौन स्पेसिफाई करता है? दैट इज बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स, BCI स्पेसिफाई करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज चेंज इन एवरेज बिल्डिंग कॉस्ट एट ए पार्टिकुलर प्लेस, है ना। इट इज़ नॉट एन एक्यूरेट एस्टिमेट, ये कोई एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं होता है। तो ये थे हमारे सारे एस्टिमेट्स की फॉर्म में। अब मैं बात करता हूँ जनरल, आपको ब्रीफ कर देता हूँ आज के लेक्चर को। मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन की बात कर रहा हूँ। प्लिंथ एरिया था, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट था। क्यूबिक रेट एस्टिमेट था, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट था। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी विद बिल मेथड, जो भी आपको बताया, है ना। आपका सर्विस यूनिट या यूनिट रेट मेथड या फिर आइटम रेट एस्टिमेट भी आपका बेसिकली अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है। बे मेथड, बे मेथड का बेसिकली मतलब होता है स्पेन मेथड, स्पेन टू स्पेन आपकी पेमेंट करना। जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो बेसिकली बे मेथड पे आपका पैसा ले लेते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर से, है ना। कॉस्ट कंपैरिजन मेथड, भाई 2 प्रोजेक्ट की कॉस्ट की कंपैरिजन करवाया, ये भी एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कंपैरिजन, अप्रोक्सीमेट ही हो सकता है बिकॉज आपने कॉस्ट कंपेयर करवाया था किसी चीज़ का, एग्जीक्यूट कुछ चीज़ होगी। कॉस्ट फ्रॉम द मटेरियल्स एंड लेबर मेथड, ये 7 मेथड्स होते हैं जनरल केस में अप्रोक्सीमेट मेथड। क्वेश्चन के तौर पे बता रहा हूँ बस, और कोई मेथड नहीं, और इसमें कोई बेसिकली पर्पज नहीं है। डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ द बिल्डिंग वर्क, अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे लेके जाऊंगा। दैट इज लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड, सेंटर लाइन मेथड एंड क्रॉसिंग मेथड। क्रॉसिंग मेथड अपन डिस्कस नहीं करेंगे, कोई खास मेथड नहीं होता है। क्रॉसिंग मेथड बेसिकली लाइकवाइज अगर आपको बीम और कॉलम की जो हमारे रीइंफोर्समेंट होता है उसका भी एस्टिमेशन अगर देना हो तो क्रॉसिंग मेथड काम आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सिंपल मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडिविजुअल वॉल मेथड या सेपरेट वॉल मेथड या लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, एंड सेकंड वन इज आपका सेंटर लाइन मेथड। अब 2-3 चीज़ें छोटी छोटी और बता देता हूँ, कंटिंजेंसीज के बारे में और लमसम आइटम के बारे में। लमसम आइटम क्या होता है? ऐसे आइटम्स जो डिफिकल्ट होते हैं साइट पर मेजर करने के लिए, उनको लमसम आइटम बोलते हैं, LS आइटम्स बोलते हैं। LS आइटम्स के नाम का भी हमारा 5% पैसा ऐड कर दिया जाता है टोटल कॉस्ट में। लमसम आइटम्स आर द आइटम्स ऑफ द वर्क विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर और एसेस ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल, साइट की क्लीनिंग करवाना है, बिल्कुल भाई डिफिकल्ट है, कितना पैसा लगेगा, हो सकता है कम भी लगे, उसका ज़्यादा। साइट की ड्रेसिंग करवाना है, डी वाटरिंग करवाना है ट्यूबवेल से, है ना, रिमूवल ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्री, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब कहने का जिसकी प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, जिसकी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच नहीं है, वो आइटम्स आपके लमसम आइटम में आते हैं। आर्किटेक्चरल फीचर्स, अदर अनफोर्सिन आइटम्स, एग्जाम्पल है टेलीफोन लगवाना था या फिर पानी पिलाना, छोड़ो सारी बातों को छोड़ो, पानी पिलाना है, तो पानी पिलाने के लिए आप इस आइटम को कहीं पर लिखोगे थोड़ी कि 5 कैंपर हर रोज पानी के आएंगे, या फिर चाय पिलानी है, ये थोड़ी कि हर रोज 10 कप ही चाय लगेंगे, हो सकता है 11 कप भी लग जाए, हो सकता है 2 कप में भी काम चल जाए, है ना। तो इस प्रकार से सारे आइटम्स लमसम आइटम्स में आते हैं। और एक हमारा होता है कंटिंजेंसीज, क्या होती है आइए बात।
कंटिंजेंसीज क्या होती हैं? बेसिकली इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ मिसलेनियस कैरेक्टर, जो हमारा रीजनेबली प्रिडिक्टेड नहीं किए जा सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेट के दौरान। उन एक्सपेंसेस के नाम का हम लोग, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जेई का, है ना, 3 से 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट हम लोग ऐड करते हैं। 3% किसके हिसाब से? सीपीडब्ल्यूडी के हिसाब से। सीपीडब्ल्यूडी का जो दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स है, डीएसआर है, उसकी बेसिकली जो डीएसआर है आपका, डीएसआर की लास्ट अभी पब्लिशिंग है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 2019 में पब्लिशिंग है। ये बात आप याद रखिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए, है ना। सीपीडब्ल्यूडी का डीएसआर जो है दैट इज दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, उसके हिसाब से 3% ऐड करते हैं, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी के हिसाब से हमारा काम सही हो जाता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आपका होता क्या, स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है ना, खाने में ज़्यादा ध्यान रखती है। खाने का मतलब है कि घूस में ज़्यादा ध्यान रखती है, इसलिए उसमें 5% पैसा ऐड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी ऑफ द स्टेट्स, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स आपका ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ड्यूरिंग एस्टिमेट, टोटल एस्टिमेट के दौरान इसमें ऐड कर लिया जाता है। पीडब्ल्यूडी के स्टेट्स का या हो या फिर आपका सेंटर का हो, 4 डिपार्टमेंट होते हैं, बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट, आपका इरीगेशन डिपार्टमेंट, आपका पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एंड आपका आर्टिकुलेशन डिपार्टमेंट। सो माय डियर लर्नर्स, इस पार्टिकुलर लेक्चर में हमने देखा कि टाइप ऑफ एस्टिमेट्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में इस पार्टिकुलर चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेशंस अलॉन्ग विद देयर न्यूमेरिकल्स। उससे नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ एरियाज डिस्कस करेंगे एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिस्कस करेंगे एंड लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है डीएसआर के हिसाब से और यूएसएसओआर के हिसाब से कैसे किया जाता है। इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ जल्दी ही मिलूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, कीप लर्निंग।